हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 जो कि आपको पता है कि री एग्ज़ाम होने वाला है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम यहाँ पे बिहार स्पेशल से जीके जीएस जो 120 अंक से क्वेश्चन आता है वो सब क्वेश्चन यहाँ पे थ्योरी बाय यहाँ पे कराया जा रहा है। इसके बाद क्वेश्चन टू क्वेश्चन यहाँ पे कराया जा रहा है। हर टॉपिक का एक बार टॉपिक का क्लियर किया जा रहा है, फिर उसी टॉपिक का क्वेश्चन आंसर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज हमारा दूसरा टॉपिक है इतिहास का स्रोत, मतलब बिहार में कैसे क्या साक्ष्य मिले जिससे पता चला कि यहाँ पे कुछ बिहार के बारे में पता चला कि क्या चीज़ें यहाँ पे इतिहास से मिला है। तो यहाँ पे हम सारी बात करेंगे बिहार के प्राचीन कालीन से किस तरीके से क्या प्रमुख स्रोत मिले हैं वो सब के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा देखिए टॉपिक है जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखो जो इतिहास का जो स्रोत था बिहार के बारे में वो तीन साक्ष्य में बटे थे। पहला साहित्यिक, दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य, तीसरा यात्रा वृतांत। तो हम बात करेंगे पहले साहित्यिक साक्ष्य से जिससे आपको पता चले। साहित्यिक साक्ष्य दो भागों में, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। तो धार्मिक से जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, विभिन्न पुराण, शतपथ ब्राह्मण, दीर्घ निकाय। इसके बाद यहाँ पे देखिए अंगुत्तर निकाय, विनय पिटक, भगवती सूत्र। तो विनय पिटक जैसे देखिए, जैसे विनय पिटक एक किस बौद्ध धर्म में ये विनय पिटक वहाँ का साक्ष्य है। तो लेकिन इसे किस में हम करेंगे, धार्मिक साहित्य में। दूसरा हमारा लौकिक साहित्य है, जो साहित्य में लौकिक साहित्य। तो ये तीन भागों में बटा है। बौद्ध धर्म का इतिहास, अर्थशास्त्र, रामचरित्र। तो देखिए यहाँ पे रामचरित्र से भी इतिहास, बिहार के इतिहास से साक्ष्य मिलता है, अर्थशास्त्र से भी मिलता है, बौद्ध धर्म का इतिहास से भी मिलता है। तो देखिए बौद्ध धर्म का इतिहास लामा तारानाथ, अर्थशास्त्र का कौटिल्य ने, फिर इसके बाद रामचरित का संध्याकर नंदी ने। तो यहाँ पे ये सब सारे स्रोत हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है पुरातात्विक साक्ष्य, यानी दूसरा पॉइंट जो पुरातात्विक साक्ष्य है उसे हम देखते हैं। मृत भांड, विभिन्न उपकरण, चित्र, अशोक के स्तंभ, अशोक के शिलालेख, गुप्तकालीन अभिलेख, नालंदा बिहार के अवशेष, मूर्तियां, सिक्के, ये सब आपको पुरातात्विक स्रोत से मिलती है। जैसे गुप्तकालीन अभिलेख से अशोक के शिलालेख 14 शिलालेख, फिर अशोक के स्तंभ जो कि 6 स्तंभ है। तो ये सब सारी चीजें वहां से मिलती हैं। यात्रा वृतांत से क्या मिलता है, पहला पॉइंट मेगास्थनीज इंडिका, और यहाँ दूसरा पॉइंट फायान का यात्रा वृतांत, थर्ड हेनसांग सियोकी, फिर इसके बाद चौथा इसिंग का यात्रा वृतांत। तो जैसे देखिए मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। फायान का यात्रा वृतांत चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आया था। हेनसांग जो था वो यहाँ पे जो फायान था चंद्रगुप्त प्रथम के नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय के यात्रा वृतांत में आया था। वेनसांग आए थे हर्षवर्धन के दरबार में। ठीक है, तो ये रही बात यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट पे, आप इसे देखते रहिए अच्छे से, आई होप आपको दिख रहा होगा। पहला पॉइंट हमारा देखिए, बिहार का इतिहास अत्यंत ही समृद्ध एवं वैभवशाली रहा। ठीक, फिर इसके बाद विश्व के इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए मूल पावर धरती में है। बिहार की पावन धरती पर ऐसे अनेक महान मनीषियों, विद्वान एवं राजा महाराजाओं की जन्म लिया जिन्होंने केवल बिहार का बल्कि भारत का नाम विश्व भर में विख्यात कर दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे और कुछ चीज़ें जरूरी नहीं है, जैसे कि देखिए भगवान महावीर स्वामी तथा महात्मा बुद्ध ने बिहार की धरती पर जन्म लिया। तो आप देखिए जो 24वें तीर्थ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी, और बौद्ध धर्म जो बुद्ध है, गौतम बुद्ध, वो कहाँ पे जन्म लिए, बिहार की धरती पे।
फिर चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक महान जैसे दिग्गजवीर राजाओं ने इस राज्य की सुदृढ़ता और समुन्नति प्रदान किया। तो अशोक का देखिए, इनका भी जो राज्याभिषेक हुआ था वो पटना में हुआ था। यह शक्तिशाली साम्राज्य का केंद्र था। यहाँ पे सक्षम साम्राज्यों के संरक्षण में यह हजारों वर्ष तक शिक्षा का सांस्कृतिक केंद्र रहा। ठीक, जो कि आज शिक्षा के मामले सबसे पीछे बिहार है। इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट हमारा उल्लेखनीय है कि शब्द बिहार, जो विहार दिया है, बिहार फिर विहार पर से बना है। किससे बना है? जो बिहार हमारा है, जो बिहार हमारा है वो किससे बना है? विहार से बना है। किस विहार से? विहार शब्द से। ठीक, फिर बौद्ध भिक्षुओं के विश्राम करने का स्थान, लेकिन 12वीं सदी के मुस्लिम शासकों ने इस स्थान को बिहार कहना शुरू कर दिया। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बिहार शब्द कहाँ से लिया गया है, तो बिहार शब्द विहार से लिया गया है। और लेकिन बिहार से बिहार में कौन कन्वर्ट किया, यानी किसने इसे स्थापना शुरू किया बिहार बुलाना, तो ये मुस्लिम शासक ने। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पे देखें जो दो साहित्य बता ही दिए थे, जैसे कि आपको हम कि यहाँ पे दो स्रोत थे, एक तो पुरातात्विक एवं साहित्यिक। जो यात्रा वृत्तांत है वो उतना मैटर नहीं करता, आपका यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत एंड साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में देख लीजिए, जिसे पूर्व ऐतिहासिक युग में स्रोत मुंगेर, सारण, वैशाली, गया, पटना के विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं। इनमें सारण के चिराद के नवपाषाण कालीन अस्थि उपकरण, वैशाली के चेचर, गया के सोनपुर तथा पटना के मनेर से ताम्र प्रस्तन युगीन उपकरण एवं मृत भांड प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए सारण से आपको क्या मिला है? सारण के चिराद से नवपाषाण। फिर जो इसके बाद वैशाली के जो चचेर मिला, गया से सोनपुर, और पटना से मनेर से ताम्र प्रस्तन युगीन उपकरण और मृद भांड प्राप्त हुए। इसके बाद देखिए यहाँ पे बिहार में अनेक भागों में अभिलेखनीय साक्ष्य प्राप्त हुए। इन अभिलेखों ने अशोक की लौरिया ऑरेंज, ये देखिए लौरिया ऑरेंज इनका जो अशोक का अभिलेख है, और लौरिया नंदगढ़ और इसके रामपुरवा, ये कहाँ पे मिला है? तो पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पे? ये कहाँ पे है? तो ये पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में है। ठीक, तो ये क्या हुआ? लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा से ये प्राप्त अभिलेख है। इसके बाद सासारामपुर, यानी सासारामपुर के चंदन पीर। सासारामपुर में देखिए सासाराम है, ये किसकी, मतलब ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसका मकबरा सासाराम में बना है? तो ये कौन सा है? तो शेरशाह सूरी। किसका? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? सासाराम में। ठीक, इसके बाद अब हम बताते हैं, यहाँ पे देखिए सासाराम के चंदन पीर पहाड़ी से प्राप्त लघु शिलालेख तथा अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ का बराबर एवं नागार्जुन पहाड़ी से प्राप्त गुफा अभिलेख आदि प्रमुख हैं। इसके बाद देखिए बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की भाषा प्राकृतिक एवं ब्राह्मी है। जो मौर्य अभिलेख पाए गए हैं उनकी जो भाषा है कैसी है? प्राकृतिक और लिपि ब्राह्मी है। दूसरा पॉइंट, पटना से प्राप्त यक्ष प्रतिमा पर 2 अभिलेख अंकित है, जो कि वहां वैशाली जिले के बसाड़ से महादेवी प्रभुदाया के भी 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बिहार में प्राप्त गुप्तकालीन अभिलेख संस्कृत भाषा से, जिसकी लिपि ब्राह्मी है। तो जिससे आपको पता चलता है जो मौर्य है वो प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि से है, और जो गुप्त काल है वो उसकी लिपि कैसी है? संस्कृत और ब्राह्मी लिपि से है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए बसाड़ से मिट्टी की 2 मोहरें प्राप्त हुई, जिस पर लेख उत्कीर्ण। बसाड़ से प्राप्त एक मोहर जो महादेवी ध्रुव स्वामिनी की है। बसाड़ से जो प्राप्त एक मोहर है वो किसकी है? वो महादेवी ध्रुव स्वामिनी की है, जो ध्रुव स्वामिनी को चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी तथा गोविंद गुप्त की मां बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? बोधगया से प्राप्त एक अभिलेख
में श्रीलंका के एक भिक्षु महामना द्वितीय का वर्णन किया गया है। देखिए, जो यहाँ पे चंद अशोक के जो पुत्र और पुत्री थे, उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ पे किया था, तो वो श्रीलंका में किया था। ठीक, इसमें कहा गया है कि महामना द्वितीय ने बोध गया के मजासन के समीप एक प्रसाद बनवाया था। नेक्स्ट पॉइंट, नालंदा से प्राप्त गुप्तकालीन मुहर से गुप्त वंशावली का वर्णन प्राप्त है। मतलब जो नालंदा से जो प्राप्त गुप्तकालीन मुहर है, वो गुप्त वंशावली का वर्णन प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, देखिए इसे नोट करते जाइए। नवादा के निकट अवसर गांव से प्राप्त आदित्य सेन का गुप्तकालीन पाषाण अभिलेख से उत्तर गुप्तकालीन वंश के संस्थापक कृष्णगुप्त से है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से यहाँ आपको बिहार के बारे में दिया गया है। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप इसे इत्मीनान से पढ़ के वन लाइनर नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो लीजिए मैं आपको देती हूँ यहाँ से। देखिए इतना आप इसको करिए, क्योंकि इसने एक एक पॉइंट आपको बताना। यहाँ पे देखिए ना आपको याद होगा, पढ़ाने तो मुझे मैं पढ़ा दूंगी, लेकिन याद आपको 1% भी नहीं होगा। तो इसे आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और वन लाइनर क्वेश्चन खुद से ढूंढ कर यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन बना लीजिए। ठीक, तो देखिए इस तरीके से बाकी जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताती जाऊंगी। और साहित्य स्रोत, ठीक, जैसे साहित्य देखिए यहाँ पे देखिए एक चीज और है, जो कनिंगम है वो भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक का कहते हैं। कौन है? कनिंगम। कनिंगम जो है भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक कहते हैं, जो 1861 ईस्वी में बिहार के विभिन्न पुरातात्विक स्थलों की पहचान की। किसने की थी? तो कनिंगम ने। इसके बाद देखिए यहाँ पे नालंदा क्षेत्र से ही कुमारगुप्त एवं स्कंदगुप्त को प्रसिद्ध पाषाण लेख मिला, जो स्वतंत्रता के बाद 1949 में ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई, जिसके बाद बिहार में पुरातात्विक स्थलों की खोज की गति आई और 1962 ईस्वी में राज्य पुरातत्व निदेशालय की स्थापना की गई। अब हम बात करेंगे यहाँ पे साहित्यिक स्रोत से। देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें मिली हैं। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे पुरातात्विक स्रोत से, अब हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत से हमें क्या क्या मिला है। बिहार के इतिहास से संबंधित साहित्यिक स्रोतों में धार्मिक और गैर धार्मिक दोनों तरह के स्रोत उपलब्ध हैं। धार्मिक स्रोतों में वैदिक साहित्य, जैन, बौद्ध साहित्य महत्वपूर्ण है, जो कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक, उपनिषद आदि महत्वपूर्ण स्रोत हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा वेद है जिसमें बिहार का उल्लेख किया गया है, तो वो है अथर्ववेद। यदि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ, यानी मगध वेद जो है वो ऋग्वेद में हुआ है। और बौद्ध साहित्य में अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक और जैन साहित्य में भगवती सूत्र आदि महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है, जिससे बिहार के इतिहास की जानकारी मिलती है। और यहाँ पे कितने जनपद है? तो 16 जनपदों की जानकारी मिलती है। 16 जनपदों में मगध, लिच्छवी एवं अंग बिहार में स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से है। मध्यकाल में मिन्हाज, यहाँ पे देखिए मिन्हाज पुस्तक क्या है? मिन्हाज, जो यहाँ पे देखिए मिन्हाज उस सिराज की पुस्तक तबकाते नासिरी से कबीर की अफसानाए शाही, अब्बास खां शेरवानी की तारीखे ए शेर शाही प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं। देखिए यहाँ पे आप इसे पढ़ने में आपको ऐसे बोरिंग जैसा महसूस हो रहा होगा, बट लेकिन इसे पढ़ना जरूरी है, क्योंकि देखिए अगर आप चीज़ें बेसिक चीज़ें नॉलेज नहीं रहेगी, बेसिक नॉलेज नहीं रहेगी, तो फिर आगे क्वेश्चन का आंसर आप कैसे दे पाओगे। इसलिए आपको ये पढ़ना थोड़ा बोरिंग लग रहा हो, इसलिए मैं बोल रही आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन आप इसको पढ़िए, फिर इसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन बनाइए, जिससे आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे मैं एक पॉइंट पढ़ाती जाऊँगी, पढ़ा तो दूंगी मैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। मतलब समझ में जो आएगा ही आएगा, लेकिन याद नहीं होगा। मेन पॉइंट ये है कि आपको याद होना चाहिए और आपको चीज़ें समझ में आना चाहिए। ठीक, इसके बाद देखिए हमारा यहाँ पे जो तबाकते
जो तबकाते नासिरी भारत में तुर्कों के आगमन में प्रारंभिक इतिहास या भारत में लिखी गई फारसी भाषा की प्रथम रचना है। तारीख़ ए शेरशाह का प्रशासन और इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इक्तसान देहलवी की बसाती नुल उन्स शेख कबीर की अफसाने ए साहा, यहाँ पे इस तरीके से देखिए कहा गया है, जो कि यहाँ पे देखिए रिजकुल्लाह की रचना बिकायते मुस्तकई, गुलाम हुसैन सलीम की रियाज उल सलातीन तथा गुलाम हुसैन तबातबाई की रचना सियर उल मुतखेरिन आदि भी बिहार के मध्यकालीन इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत हैं। इस तरीके से देखिए मुसलमानों का नाम है, जिस तरीके से देखिए पढ़ने में भी प्रॉब्लम हो रही, पता नहीं कैसे वो लोग अपने नाम को बुलाते होंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हम भारतीय इतिहास के संदर्भ में लिखी गई रचनाएं जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र। देखिए अभी तक ये मुस्लिम लीग के बारे में, मतलब कि जो मुस्लिम जो है वो उनकी से क्या स्रोत मिली है, वो क्या पुस्तकें लिखी, उनके बारे। अब भारतीय स्रोत से क्या इतिहास से पता चला है वो उनके बारे में बताया जा रहा है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पाणिनि का अष्टाध्यायी, गुप्तकालीन साहित्य, जियाउद्दीन वर्नी की तारीख़ ए फिरोजशाही, बाबर के तुजुक बाबरी, अबुल फजल का अकबरनामा आदि भी बिहार के इतिहास का जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो क्या क्या देखा आपने? अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य का, पाणिनि का अष्टाध्यायी, गुप्तकालीन साहित्य, जियाउद्दीन वर्नी की तारीख़ ए फिरोजशाही। कौन है जियाउद्दीन वर्नी के तारीख़ ए फिरोजशाही? बाबर की तुजुके बाबरी, अबुल फजल का अकबरनामा आदि भी बिहार के इतिहास के जानने का प्रमुख महत्वपूर्ण स्रोत है। उपर्युक्त पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोतों के अतिरिक्त विदेशी साहित्य एवं यात्रियों का विवरण भी महत्वपूर्ण स्रोत है। इनमें यूनानी यात्री मेगास्थनीज की रचना इंडिका, फाहियान, वेनसॉन्ग स्किंग आदि की यात्रा वृत्तांत प्रमुख है। मंगल काय के में भारत और यूरोपीय यात्रियों का रॉल्फ फिच, एडवर्ड टेरी, जॉन मार्शल, पीटर मुंडी, मांड्रिक मंची, ट्रेवानियर आदि ने अपनी यात्रा वृत्तांत में बिहार के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिदृश्य का वर्णन किया है। तो आपने जैसा कि देखा कि जो भारत का इतिहास है वो 3 भागों में बटा था, एक साहित्यिक स्रोत, एक पुरातात्विक और तीसरा यात्रा वृत्तांत। तो साहित्यिक स्रोत से आपने 2 भागों में देखा, एक तो आपको देखा धार्मिक और एक लौकिक। धार्मिक में आपने देखा ऋग्वेद, अथर्ववेद, इस तरीके से आपने देखा। और इसका लौकिक जो साहित्य था आपने बौद्ध के बारे में देखा। फिर इसके बाद आपने देखा क्या बोलते अर्थशास्त्र, रामचरित। इसके बाद आपने देखा फिर जाके आपने पुरातात्विक स्रोत में देखा। पुरातात्विक स्रोत में आपने देखा वहाँ पे इस तरीके से कि मृद भांड, विभिन्न उपकरण, चित्र, अशोक के स्तंभ, अशोक का शिलालेख, गुप्तकालीन शिलालेख, नालंदा विहार, इस तरीके से आपने यात्रा वृत्तांत भी देखा। जो कि हेनसांग का क्या है, क्योंकि देखिए ये जो सियोकी है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से सियोकी है, ये इनका यात्रा वृत्तांत में ये अपने नाम लिखे कि मेरा यात्रा वृत्तांत इस नाम से है सियोकी। तो मेगास्थनीज, फाहियान, ये सब यहाँ पे है। तो आपने इस तरीके से देखा जो भारत का इतिहास था, बिहार में इस तरीके से प्राचीन कालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत प्राप्त हुए। तो प्लीज़ दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, आपको पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको बिहार के हर टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पे थियरी विथ क्वेश्चन कराया जाएगा, प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, जिससे प्रीवियस ईयर कराया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। हम मिलेंगे कल नए क्वेश्चन के साथ, नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।